जी नमस्कार। वर्तमान सरकार में बीजेपी बड़े बड़े दावे कर रही है। योगी आदित्यनाथ जी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, दलितों के यहाँ खाना खाने जाते हैं और ये अपने आप को एक बड़ा मसीहा साबित करते हैं। लेकिन वर्तमान में मैं मोरना पे मौजूद हूँ, नोएडा विधानसभा में, और मैं वर्तमान में जनता से पूछना चाहता हूँ, उनसे उनके विचार लेना चाहूँगा कि सच में वो दलितों के कितने हित में काम किया, दलित उनसे कितना खुश है या समाज के लोग उनसे कितना खुश हैं। तो सबसे पहले आपका क्या नाम है? बलराम जी। आप मुझे बताइए कि वर्तमान में जो यहाँ पर विधायक थे, जो वर्तमान सरकार से, उससे आप कितना खुश हैं? नहीं जी, खुश नहीं है। खुश नहीं? बताइए क्या समस्या है? समस्या ये है जी, उससे पहले बच्चों की स्कॉलर मिल रही थी कॉलेजों में, समझे जी, डिग्री कॉलेजों में। अब स्कॉलर भी कट गई है, पूरी फीस जमा करनी पड़ती है। मेरी लड़की बीटेक कर रही है, ये समझ लो कि पूरी फीस मैं देता हूँ 1.5 लाख रुपए। व्यवस्था ध्वस्त है। हाँ जी, शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है बिल्कुल। वर्तमान सरकार में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। जो गरीब समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, वो शिक्षा नहीं हो रहा जी, से वंचित हो रहे हैं। हाँ जी, व्यवस्था तो बिल्कुल गड़बड़ है। वर्तमान सरकार में, बीजेपी सरकार में क्या व्यवस्था है? अभी तक तो कोई व्यवस्था नहीं। जो दिखाया गया राशन फ्री दे रहे हैं उसको भी बंद कर दिए हैं। जो है सो मकान का किराया बढ़ रहा है, बिजली का बिल बढ़ रहा है, सारे जो है सो सिलेंडर जो है सो 400 में आ रहा था, अब जो है सो 1000 रुपये में आ रहा है। सिलेंडर तो आपने बंटवा दी, ठीक है, फ्री में, लेकिन वो पब्लिक भरवाएगा कहाँ से? ये आपने समस्या देखे है कभी? तो फिर बीजेपी सरकार में जो समाज के लोग हैं, मुरैना विधानसभा के गांव के जो लोग हैं, वो खुश नहीं है। खुश नहीं है। तो इस बार किससे आप खुश होंगे? हम किसी सरकार से खुश नहीं। सरकार सारी एक ही जैसा होता है कुर्सी पे बैठने के बाद। जिसका क्या समस्याएं आती हैं? समस्या आता है रेंट का, बिजली की, महंगाई की। जब कोई भी सरकार हो, महंगाई आती है ना खाने पे, पेट पे, तो गरीबों को पेट पे लात पड़ती है। की सरकार में महंगाई कम थी, कांग्रेस में कम थी, 16 में कम थी। थी। हाँ, तो आप वर्तमान सरकार से प्रताड़ित है ना? नहीं, वर्तमान सरकार से किसी से नहीं। शिक्षा व्यवस्था इस सरकार में शिक्षा व्यवस्था भी ध्वस्त हो रही है। आपने भी सारा कुछ नेट पे चला दिए हैं, ऑनलाइन कर दिए हैं। आपने पिछले जनरेशन को देखे हैं जो ऑनलाइन पढ़ाई नहीं किए हैं। सरकार तो बड़े बड़े दावे कर रही है ना, तो ऑनलाइन जब आप पढ़ाई नहीं करवाए पिछले पीढ़ी को, आप उनको 2 साल की लॉकडाउन के बीच में जो परिस्थितियां लोगों के बीच में आई हैं वो सबने देखी हैं। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं रहा कि जिसने ये परिस्थितियां नहीं देखी हैं। सबसे बड़ी परेशानी रही है रोजगार को लेके, दूसरे नंबर पे परेशानी रही है खान पान को लेकर के, पैसे की समस्या। किसी भी विधायक ने, किसी भी मंत्री ने आकर के समाज में ये नहीं देखा कि लोग कैसे परेशान हैं। आज राशन बांट रहे हैं, उस राशन का हम करें क्या जब हमारा खुद ऑलरेडी। में यहाँ से कौन से विधायक? वर्तमान मिस्टर पंकज सिंह बीजेपी से थे जी। कोई उन्होंने आकर के देखने की हिमायत ही नहीं की। आज जगह जगह अभी वो चालू हो जाएं, ये वो चालू होते हैं आपके, नहीं चुनाव तो चल ही रहे हैं। जैसे कि कांवर वगैरह लेने जाते हैं तो जगह जगह टेंट लगा दिए जाते हैं, लोगों को फ्री राशन, खाना पीना सब कुछ दिलाया जाता है। इन 2 सालों में सरकार के पास क्या इतना भी पैसा नहीं था कि जगह जगह टेंट लगवा करके उन गरीबों को जो बाहर से, प्रदेशों से पड़े हुए हैं, उनकी व्यवस्थाएं देखे? किसी भी प्रकार का। आप बताइए सरकार से आप कितना खुश हैं? अब मैं कितना खुश हूँ। क्या क्या समस्याएं हैं? समस्याएं तो बहुत हैं। क्या क्या? बेरोजगारी, महंगाई, अरे हर चीज़ पे महंगाई, शिक्षा व्यवस्था, हर चीज़ पे महंगाई है। अरे किस चीज़ पे नहीं महंगाई? गैस सिलेंडर है, हर चीज़ पे महंगाई। मजदूर को चुनावी मुद्दे क्या होंगे आपके? क्या होंगे चुनावी मुद्दे? किन मुद्दों पर वोट करोगे? किसकी सरकार बनाना चाहेंगे आप? हम तो अखिलेश की बनाएंगे। ये सरकार बनाना चाहेंगे। आप बताइए। हम तो भाई बीएसपी को देंगे वोट। बीएसपी के? जी। बीएसपी सरकार में क्या था? गरीब सुरक्षित थे। यहाँ जात के नाम पर प्रताड़ित किया जाता है। 8 घंटा की ड्यूटी 12 घंटा कराया जाता है और उस भी नहीं करोगे तो तुरंत बाहर कर दिया जाओगे। पंकज सिंह की बात कर रहे हैं, मैं गाजीपुर का रहने वाला हूँ। चंदौली के बगल में चंदौली सिंह में राजनाथ सिंह माननीय जो है वहाँ गृह मंत्री भी रहे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे, आज रक्षा मंत्री भी हैं। जाके चंदौली की दशा देखिए क्या है आज के डेट में। जात के नाम पर गरीब आदमी का जो मदद करने वाला वो अपराधी है। हमारे यहाँ के विधायक, मऊ का विधायक है माननीय मुख्तार अंसारी। मैं दोबारा कहना चाहूँगा, योगी आदित्यनाथ जी दलितों के यहाँ, बहुजन समाज के यहाँ, वो तो दिखावा है। खाना खाने के बाद जाते हैं ब्राह्मण, उनके शुद्धिकरण करते हैं। हाँ, उनसे उनका रोटी और बेटी का संबंध है। वो क्या बताएंगे? सामने बैठ के बात करें।
तो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश सरकार तो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं दलितों के। अरे दावा दलितों का सबसे बड़ा शोषण हुआ तो इसी सरकार में हुआ, इससे ज्यादा किसी सरकार में नहीं हुआ अब तक। बीजेपी सरकार से आप खुश नहीं है? हाँ? बीजेपी सरकार से खुश नहीं है? खुश नहीं, इसको तो जीरो चाहिए वो। हाँ, इससे ज्यादा शोषण गरीबों का करने वाला अब तक कोई सरकार नहीं हुई देश आजादी के बाद। सबसे ज्यादा दलितों का बीजेपी सरकार में शोषण हुआ है। इससे हाँ, इससे ज्यादा कोई शोषण अब तक 75 साल में किसी सरकार ने शोषण नहीं किया जितना ये किए। महंगाई तो हर चीज की महंगाई बढ़े जा रहा है। हाँ, क्या समस्या है बताइए? हर चीज के ये हर चीज का महंगाई बढ़े जा रहा है, ठीक है। और मतलब ये जब से लॉकडाउन लगा तो जो बड़े बड़े आदमी तो साइड से पैसा मिलते चला गया, छोटे वाला आदमी जो इस बार लखनऊ भेजेंगे, जो छोटे आदमी जो लाइन में खड़े हैं वो खड़े हैं। इस बार किसे लखनऊ भेजेंगे आप? और इसके बाद में फिर लॉकडाउन जो लग रहा है तो क्या राशन मिलने पे राशन पे ये थोड़ी कुछ हो जा रहा है। आदमी के गरीब आदमी के रोजगार होना चाहिए। रिक्शा ठेली जो लेबर में काम करता है, काम आया तो कमाया, नहीं तो बस फिर कर्जा पंजा करके खाता है, फिर उसमें पूर्ति नहीं होता है। सर महंगाई तो बहुत ज्यादा। आप हाँ, मायावती जी को भेजूंगा मैं। मायावती जी की? हाँ। इस बार आप क्या परेशान है महंगाई से? महंगाई से बहुत परेशान है। अच्छा, और ये लॉकडाउन से? लॉकडाउन तो खैर देखिए ये सबके लिए है, इसमें पिछले कोई 5 दिक्कत। साल में क्या क्या समस्याओं से आप? 2 साल से ज्यादा परेशान है जी, 2 साल से। जी। अगर मान लीजिए हमारा राशन कार्ड बना है, 5 नंबर का है, 3 नंबर का मिलता है, 5 का नहीं मिलता राशन। अच्छा, हाँ, सारा बीच वाले खा जाते हैं। तो दावे तो सरकार बड़े बड़े कर रही है। हाँ कर रही है, शायद चोर बजा रही है ना, ये चोर बजा रही है ये। हमको इसको नहीं चाहिए, जीरो चाहिए हमको। अब शिक्षा व्यवस्था कैसी चल रही है? बेकार है, दादा आप आइए। हाँ जी। स्कूल का फीस भरे नहीं जा रहे हैं। इस बार किसकी सरकार आएगी इस बार? सरकार तो अब देखो हमको मालूम नहीं है भाई। क्या क्या समस्याएं आई वर्तमान सरकार में? सरकार में कहा सब समस्याएं क्या बताएं। किसकी सरकार अच्छी रही? सब सही है, हमारे लाने हमको कोई मतलब नहीं, मजदूर आदमी हम क्या जाने। नेता पसंद है? मायावती, बहन मायावती। बहन मायावती पसंद है? हाँ जी, हाँ आप बताइए कौन नेता पसंद है आपको? बहन मायावती जी पसंद है। सब दलितों की सुरक्षा भी हुए है। दलितों की सुरक्षा सब ज्यादा दलितों की सुरक्षा बहन मायावती करती है। हम बहन मायावती को ही वोट देंगे। हम खुले काम कह रहे हैं, चाहे मीडिया पे देखा, बहन जी के अलावा हम जा नहीं सकते। जाति ना हम वाल्मीकि हैं, हम बहन जी को वोट देंगे। तो काफी तो दावे कर रही बीजेपी सरकार की। सब झूठे वादे हैं, सरकार से कुछ नहीं मिल पा रहा। में तो नहीं आए? नहीं, बेका मैंने बहन जी के साथ है। नहीं तो उनको भी तो दोगे आप योगी? नहीं, दलितों का खाना खाना, आज खाना कभी मुझे कल पहले तो बुला लेते अपने घर पर खाना खिलाने। मैं भी जानता हूँ दलितों की इतनी सी है। आज वोट लेने के लिए दलितों के यहाँ खाना खा रहे हैं। अच्छा, वोट लेने का षड्यंत्र है? नहीं, बहन जी को वोट देंगे हम, बहन मायावती जी को। मायावती को हम भेजना है फिर? बिल्कुल नकलों भेजेंगे। बहन जी 350 सीट लेके आएंगे। ये सेक्टर 35 मोड़ने की बात है कि वजीफा भी नहीं मिला बच्चों को, आधों को मिला, आधों को दिया भी नहीं। अच्छा, स्कॉलरशिप नहीं आई है? स्कूल कैसे चल रहे हैं? बिल्कुल थर्ड क्वालिटी में बेकार है। इस टाइम इसी सरकार में ज्यादा होया, सरकार में इसी में ही ज्यादा है। और कोई से मायावती में पूरा वजीफा मिला बीजेपी बच्चों। सरकार में कुछ था? बढ़िया था, बढ़िया चल रहा था? बढ़िया चल रहा था। बच्चे बढ़िया पढ़ रहे थे? बढ़िया। महंगाई ज्यादा है इस टाइम ज्यादा है। बीएसपी सरकार में नहीं थी ना। 200 रुपये लीटर तेल बिक रहा सरसों का। 200 रुपये लीटर बिका तेल सरसों का। चुनावी चौपाल में हमारे बीच मौजूद हैं बीजेपी से श्रीवान श्रीवास्तव जी और गौरव सिंघल जी, आपसे भूपेंद्र जादौन जी, राजकुमार जी बीएसपी से। तो इस चुनावी चौपाल में सबसे पहले मैं शिवान श्रीवास्तव जी से पूछना चाहूँगा कि हाल में ही सपा पे एक काफ़ी बड़ी बीजेपी ने सेंध लगाई है। अपर्णा यादव जी बीजेपी ज्वाइन किया है, तो इस पर आपको क्या प्रॉफिट होने वाला है? देखिए, प्रॉफिट फायदा होने वाला है? फायदा नुकसान तो दूर की बात है। सबसे बड़ा जो संदेश ये है कि बहू बेटियां खुद अपनी ही पार्टी में सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। उन्हें भी पता है कि बहन बेटी बहू कहीं सुरक्षित है तो भारतीय जनता पार्टी में सुरक्षित है। और सबसे बड़ा कारण यही है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। इतना ही नहीं, आप एक चीज़ और मिस कर रहे हैं, माननीय मुलायम सिंह यादव जी के जो साड़ू भाई हैं उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। तो लोग अब जान रहे हैं कि किस प्रकार की पार्टी। काफ़ी बड़ी कामयाबी है। देखिए, सब हमारे जो हमारी एक विचारधारा है उससे जुड़ रहा है। सब जानते हैं कि हम प्रगति की बात करते हैं, हम देश को बढ़ाने की बात करते हैं। हम आज से 20 साल बाद का हिंदुस्तान कैसा उसकी बात करते हैं, कैसा प्रदेश उसकी बात करते हैं। ना कि हम ये बात करते हैं कि भैया वैक्सीन भारतीय जनता पार्टी की है तो हम नहीं लगवाएंगे। हम ऐसी अफवाह फैलाने की बात नहीं करते हैं। हम कार सेवकों पे गोली नहीं चलवाने की बात करते हैं। हम सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि भी है। ये सवाल मैं राजकुमार गुर्जर जी से पूछना चाहूंगा कि सपा
से का जो है बीजेपी में अपर्णा यादव को जाना ये कितना फायदेमंद हो सकता है? देखिए, ये तो नूरा कुश्ती चल रही है। अभी तो पार्ट फिल्म 1 चली है, अभी नेता इधर से उधर, अभी तो एक फिल्म है, अभी पहले चरण में चुनाव है, अभी नेता इधर उधर भाग रहे हैं। अभी तो पार्ट 2 आने वाला है। अभी ये जो नेता इनके बीजेपी और समाजवादी में जो जा रहे हैं ना, ये जल्दी इधर उधर भाग के जब इन्हें टिकट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये राजनीति इनका क्या गठजोड़ है? इधर से आना उधर का जाना, क्या गठजोड़? ये किसी से छुपा नहीं है। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी संसद में कहते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमसे प्रधानमंत्री तो बना नहीं जाएगा, आप ही प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ये दोनों एक ही हैं। जी, आपका इस पे क्या विचार है? देखिए, जो हमारे भाजपा के जो साथी हैं उन्होंने अभी कहा कि बीजेपी में बहू और बेटियां महिलाएं सुरक्षित हैं। कितनी सुरक्षित हैं? हाथरस का कांड ले लीजिए आप। एक दलित की बेटी की लाश रात के अंधेरे में जलाई जाती है, मिट्टी का तेल डाल के। उन्नाव में इनकी पार्टी का बात करेंगे। पहले हमारा मुद्दा है कि अपर्णा यादव का बीजेपी ज्वाइन करने से कितना फायदा बीजेपी को हो सकता है, कितना नुकसान समाजवादी पार्टी सकता है? समाजवादी पार्टी को कोई नुकसान नहीं है। समाजवादी पार्टी पर जो परिवारवाद का आरोप लगता रहा है, जो लोग समाजवादी पार्टी से टिकट चाहते थे, समाजवादी पार्टी पर शुरू से ही परिवारवाद का आरोप लगता रहा है। इस बार अखिलेश यादव जी ने अपने परिवार के लोगों को भी टिकट नहीं दिए। अपर्णा यादव जी लखनऊ 3 से टिकट चाहती थी, पार्टी ने उन्हें टिकट देने से मना कर दिया। इसके बाद उन्होंने भाजपा में जाके भाजपा ज्वाइन कर ली। हम स्पष्ट बात, हम परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देते। और रही दूसरी बात कि महिलाएं इनकी पार्टी में सुरक्षित है, तो भाई भूपेंद्र यादव जी ने इसका बहुत बढ़िया जवाब दिया। इनकी पार्टी में माँ बहन बेटी कोई सुरक्षित नहीं है। तो इससे आपको फायदा होने वाला है? बिल्कुल फायदा है। हमें, हमारे पास जिताऊ कैंडिडेट है। सुनिए, परिवार में ही सुनिए, मैंने इसका जवाब दे दिया। हम परिवारवाद, काफी बड़ी समस्या है, परिवार का एक सदस्य टूट के जाना। नहीं 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 बड़ी सेंध लगे बीजेपी सरकार। परिवारवाद का जो इन्होंने हम पे आरोप लगाते थे, हमने इस बार केवल जिताऊ कैंडिडेटों को टिकट देने हैं, चाहे वो हमारे परिवार के भी हों। हम उन्हें टिकट नहीं देंगे। मुलायम सिंह यादव ने तो आशीर्वाद दिया है बहू को। बहू का आशीर्वाद देना समझ गया, लेकिन उन्होंने विजय बहू का आशीर्वाद नहीं दिया। वो बहू का आशीर्वाद नहीं है, बहू है उनकी, वो बहू है, उनका आशीर्वाद देना मांगना उनका अधिकार है और आशीर्वाद देना उनका अधिकार है। सपा सरकार का जो चुनावी समीकरण है वो किस तरीके से? पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार आ रही है। हमें अगड़ों के साथ साथ पिछड़ों का भी पूरा समर्थन है। मुसलमान, यादव वोट, अगड़ा वोट, पिछड़ा वोट, ब्राह्मण, बनिया, सब व्यापारी वर्ग। आम जनता से भी पूछना चाहूंगा, क्या अपर्णा यादव को बीजेपी ज्वाइन करने से कोई फर्क पड़ने वाला है? आम जनता नहीं, फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन बशर्ते ये अपने में ही जो घर द्रोह होता है ना, घर द्रोह में स्वामी प्रसाद मौर्य का सपा में जाना, इससे कुछ फायदा होने ये तो दल बदलू नुकसान होने वाला है? ये दल बदलू नेता है। देखिए कौन आ रहा है, देखिए कौन आ रहा है, कौन बड़े विधायक हैं, बड़े बड़े विधायक हैं जिनसे जनता चुनती है। पार्टी क्या मुद्दे? है मेरी बात, पार्टी बदलना, एक पार्टी से दूसरे पार्टी से तीसरे पार्टी जाना, ये मुद्दा नहीं है। ये समीकरण तो नहीं चलेगा। आप इसने क्यों नहीं बोला? मंत्री था तो, मंत्री जब था तो 4.5 साल क्यों नहीं बोला? 4.5 साल जब ये था मंत्री पद पे तो क्यों नहीं बोला? आज ये बोलने चल दिया। मेरा कहना, क्या जाति समीकरण से इस बार चुनाव होगा? देखिए मैं आपको स्पष्ट कर दूं, उत्तर प्रदेश का चुनाव इस बार सर्जन हिताय सर्जन सुखाय पे होने जा रहा है। जो बहन जी का शासन काल रहा है 2007 से 12 का, उसी पर चुनाव होगा। जो बहन जी ने कानून के राज की बात करी, वही कानून का राज होगा। और मैं बता दूं, समाजवादी पार्टी के भाई मेरे साथ में खड़े हैं, ये भूल गए हैं आज जिनके साथ इनका गठबंधन है, उन्हीं के नेता जो आज हमारे बीच में नहीं है, चौधरी साहब, उन्होंने कहा था जिस गाड़ी पर समाजवादी साइकिल का झंडा, उस गाड़ी में गुंडा। तो ये मैं आपको बता देता हूं, पूर्ण रूप से बहन जी की शासन काल की सरकार दोबारा पुनः आने वाली है। इस बार बीएसपी का मैनिफेस्टो क्या है? देखिए बीएसपी का मैनिफेस्टो मैं स्पष्ट कर दूं, चाहे बहन जी प्रदेश में 4 बार की मुख्यमंत्री रही है, बहन जी ने कभी मैनिफेस्टो नहीं किया। बहन जी का संविधान ही बहन जी का मैनिफेस्टो है। जो बहन जी करेंगी वो संविधान के हिसाब से काम करेंगी। आपका क्या है इसमें? देखिए हमारा तो मैनिफेस्टो, आप आज कुछ वीडियो भी लॉन्च हुआ है हमारा, और मैनिफेस्टो भी आपको मिल जाएगा, वो चल ही रहा है। और दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूँगा, जैसे हमारे भाई साहब ने बोला, बहन जी तो बिल्कुल गायब हैं, सभी जान रहे हैं, उन्होंने गिव अप कर दिया, वो जानती हैं कि उनके बस का नहीं है। जो उनकी दशा हुई पहले भी विधानसभा में, लोकसभा चुनावों में, सब जानते हैं कि उनकी दशा खराब है। रही बात बहन बेटियों की सुरक्षा की बात हमारे भाई साहब ने की थी समाजवादी पार्टी से या आम आदमी पार्टी से, तो सोमनाथ भारती को क्या ये भूल गए? क्या सजा दी आम आदमी पार्टी ने? उसके अंदर बोलना चाहूँगा समाजवादी पार्टी
आप प्रजापति जी को अपने साथ बिठाए रखते थे और कहते थे लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, भूल गए आप उस बात को? आम आदमी पार्टी पंजाब में कैसा मुख्यमंत्री देने जा रहा है सबको पता है, किस प्रकार की बात करते हैं भगवंत मान, भूल गए उसको? क्या तो आरोप हाथरस कांड, उन्नाव कांड, बड़े बड़े आरोप लगे हैं। देखिए उन्नाव कांड में मैं फिर बोलना चाहूंगा कि आप खुद देखिए कुलदीप सेंगर आज कहाँ है, हमें जवाब देने की जरूरत नहीं, आप जवाब दीजिए। किसानों को नरसिंगार देखिए टेनी कहाँ है आपको भी पता है, सुनिए आपको भी पता है कहाँ है। आपका फेलियर है। नहीं फेलियर, देखिए फेलियर अगर हम सजा नहीं दिला पाते, हम अगर आप खुद सोचिए देश के मैं इस पे करेक्ट कर दूं, अजय मिश्रा की जिसकी ये बात कर रहे हैं, सरकार ने उसमें कोई जांच नहीं कराई है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जांच कराई और एसआईटी गठित की, जबकि 12,000 पेजों की चार्जशीट दाखिल हुई है, जिसमें ये बोला गया प्री प्लान्ड ये मर्डर था, ये जानबूझकर गाड़ी चढ़ाई गई थी निहत्थे किसानों पर। जिस राम राज्य की ये बात कर रहे हैं, एक दलित बेटी को रात के 2 बजे, जिस हिंदू पार्टी की अपने आप को बताते हैं रात के समय कभी देह संस्कार नहीं होता है, रात के 2 बजे एक वाल्मीकि बेटी को जिंदा जलाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। किस बहन बेटी की ये बात कर रहे हैं? तो इन ऑर्डर क्या महिलाओं के बीच में बराबर था बीजेपी सरकार में? देखिए बीजेपी सरकार का आज किसी को बताने की जरूरत नहीं है, चाहे अजय मिश्रा हो, चाहे कुलदीप सेंगर हो, और तो और क्या नाम है आपको मैं बता दूं, हाथरस बुलंदशहर कांड, इंस्पेक्टर सुबोध कुमार यादव उसमें मुख्य अभियुक्त रहे, जिसे बीजेपी ने टिकट देने का काम किया। योगी काफी बड़े फेलियर रहे हैं। तो आपसे पूछना चाहूंगा, योगी आदित्यनाथ जी ने अभी हाल में ही दलितों के यहाँ या कुछ और भी नेता खाना खाया जाकर, क्या इस पर आप कहना चाहेंगे? ये चुनावी टाइम ही है या ये चुनाव के टाइम पे ही दलितों के यहाँ चुनाव के ये सिर्फ गरीबों का मजाक करने के लिए बाहर से खाना मंगा के दलित के घर बैठ के खाना खाते हैं। दलितों के ये कितने हितैषी हैं, वो हाथरस कांड इसका गवाह है। आगरा में अभी एक वाल्मीकि को इनके लोगों ने मारा, और कुलदीप सेंगर वाला दलितों का सख्त खिलाफ है। ये सिर्फ आपने अभी मैनिफेस्टो नहीं जारी किया है? हम उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे, आम आदमी पार्टी की सरकार। आप पर आरोप है। देखिए ये योगी आदित्यनाथ जी चुनावी माहौल में ही पिछले जो वर्तमान में 5 साल कहाँ गायब रहते हैं। अभी हाल में ही चुनावी दौरान में योगी आदित्यनाथ जी ने दलितों के यहाँ जाके घर पे खाना, आरोप देखिए आरोप नहीं है, मुझे लगता है आपका क्वालिटी चैनल है और ये बहुत प्रसिद्ध चैनल है और आप हर जगह कवर करते हैं। पिछले 5 सालों में आप ही के चैनल मैंने देखा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी कई जगह ऐसे दौरों पे गए जहाँ उन्होंने सर्व समाज के साथ भोजन किया, ऐसा नहीं सिर्फ दलित के घर गए, हर जगह गए हैं, पैर धो के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। आपने देखा है आपके चैनल, आप एक घर बुला के क्यों नहीं खाना खिलाते? मेरे मित्र आपके चैनल भाई घर से बुलाने वाली बात कहाँ से आ गई? भाई मुख्यमंत्री देश का मुखिया है, वो खुद जा रहे मुख्यमंत्री, वो खुद जा रहा है, ये बड़ी बात है। सफाई वालों के साथ खाना खाते हैं, देखिए वो खुद जा रहे हैं। आप ही के चैनल पे हमने देखा है कि मुख्यमंत्री पहले भी लगातार जाते रहे। और बहुत बड़ा मुद्दा हम आपसे बता रहे हैं, मुख्यमंत्री आप नोएडा में खड़े हैं, पहले मायावती हो चाहे अखिलेश यादव हो, अभी अखिलेश यादव ने महिला सशक्तिकरण, महिला सुनिए पहले मेरी बात रखने दीजिए, अभी उन्होंने बोला जो नोएडा जाता है सत्ता खो देता है। अरे इतने सत्ता के लालची हैं क्या? हम वोटर नहीं थे उनके, वो हमारे मुख्यमंत्री थे, तब क्यों नहीं आए? क्यों नहीं आए बताइए, क्यों नहीं आए? क्यों आप क्यों नहीं मानते? देखिए महिला मुद्दे पे जो आपने महिला मुद्दे की जो बात बोली, मैं उसमें साफ बोलूंगा, हाथरस कांड में जो गलती थी, जिसकी गलती थी, उसको तुरंत सस्पेंड किया गया, चाहे डीएमओ चाहे एसपी। कुलदीप सेंगर जो हमारी पार्टी का विधायक था, उस विधायक को जेल के पीछे डाला गया। और आप गए राज्य मंत्री का बेटा, चाहे किसी का बेटा हो, वो आज जेल के पीछे है। जो उसने किया इसी सरकार में 3 महीने के अंदर उसको सजा मिली है। कैसी बात करते हैं? किसानों की हित बात करूंगा। किसान बिल वापसी हाल में लगातार 1 साल से 1.5 साल से किसान मैदान में बैठे थे, लेकिन अभी चुनावी समय आते ही के जितने संस्थानों ने किसानों बैठे थे, उससे अधिक किसानों ने भी हमें एक स्वीकृति पत्र दिया। मगर आप पे आरोप है, बीजेपी आप पे आरोप, अम्मा बताएगी, अम्मा आपके सामने आप पर आरोप, हेलो आप बताइए भाई साहब। बताओ हमारा रास्ता नहीं हो रहा था, हमारे लैटरिन उल्टी जा गई। वर्तमान कौन विधायक था? पंकज सिंह बीजेपी से कोई काम नहीं हुआ। इधर आप बताइए। बीजेपी के जनप्रतिनिधियों ने यहाँ कोई काम नहीं करा जी, और रोड झुके तुई है, नाली झुकी तुई है। बीजेपी से बीजेपी सरकार
आप बीजेपी का कार्यकाल है, बीजेपी के जनप्रतिनिधि है, ना सुनते ना किसानों की सुनिए, ना हमारे गाँव का रोड बने, ना नोएडा में अथॉरिटी काम कर रही है। नोएडा में अथॉरिटी काम कर, देखो बिजली ऐसी कॉलोनी है जब योगी जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में हमने घर घर बिजली पहुंचाने का काम करा। ये नोएडा इतना बड़ा शहर है, मैं इसमें तुम्हें ऐसी कॉलोनियां दिखा दूंगा जिसमें आज तक बिजली के खंभे नहीं लगे। बिजली की तो बात छोड़ दो, नोएडा के गाँव है, नोएडा जनता बीजेपी सरकार से आप जवाब देना चाहेंगे? देखिए, जहाँ पे आप खड़े हैं मोरना की बात हो रही है, मोरना की आप बात कर रहे हैं। मोरना में ये सड़क आज से जब 2017 में हमारे विधायक आए, जनता तो आपसे रुष्ट है। देखिए अगर हर कई कार्य चालू हुए हैं, जो कुछ खड़ंजे और लाइट की समस्या है उसका भी 150 करोड़ का एक बजट पास हो गया है। आचार संहिता लगी हुई है इसलिए रुका हुआ है, और आचार संहिता जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं माननीय विधायक श्री पंकज सिंह जी के नेतृत्व में वो कार्य तुरंत पूर्ण होंगे। आपके चैनल पे जिस दिन शिलान्यास हुए, आपके चैनल पे मैंने देखा है आपने खुद उसको प्रसारित किया था, तो कई काम। मैं भैया को करेक्ट कर दूं, मैं भैया को करेक्ट कर दूं, मैं नोएडा क्षेत्र का रहने वाला हूं। समाजवादी पार्टी ने पंचायत चुनाव को रोकने का काम किया, बीजेपी सरकार ने वादा किया। इन 5 सालों में आज तक पंचायत चुनाव बहाल नहीं हुए। मैं अपने मित्र को बता दूं, भारतीय जनता पार्टी ने रोडों को बेचने का काम किया, वेंडर जोन बनाकर उनसे किराया और बेचने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने ओपन जिम लगाई, एक जिम की कीमत मात्र 5 पोल 22 लाख रुपए में। आरटीआई में जवाब दे सकता हूं मेरे मित्र को अभी लाके 10 मिनट के अंदर 22 लाख रुपए में ओपन जिम खुला। क्यों नहीं किया? मैं तो कह रहा हूं आज मेरे मित्र बता दे मेरे मित्र ये बता दे किस पे जांच करे। सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को किसानों पे जो हत्या हुआ, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को बीचवाना। आम जनता से बेटा एक आम जनता की महंगाई तो ऐसी है, आप ये जान लो, बच्चों के मुख से दूध छीनकर क्यों नागों को पाला जाए, ये इनके लिए है। बच्चों के मुख से दूध छीनकर क्यों नागों को पाला जाए, फेंक जहां तक भाला जाए, फेंक जहां तक भाला जाए। हम भी हैं आम नागरिक, हम हैं। महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। महंगाई के वजह से जो मैंने अभी बोली आपको बात, बच्चों को दूध भी नहीं मिलती, बच्चों को रोटी नहीं मिलती, बड़ा मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी। मेरा टेंट हाउस का काम है, ठीक, मेरे से जुड़े हुए 100 लेबर हैं, ठीक, मेरे से जुड़े 100 लेबर हैं, मेरे काम ठप हो जाए तो मैं उनको क्या काम दूंगा? नोएडा में पूरा भ्रष्टाचार हो रहे हैं, ये बीजेपी वाले सारे मिलके सारे काम कराए जा रहे हैं, ये हमें कह रहे हैं। और बीजेपी के जितने भी बड़े लीडर्स हैं उनके पास तो ये टाइम ही नहीं है कि यहाँ की जनता की समस्या को सुने, ठीक है ना। और ये बात रही कहने की, जहाँ तक महंगाई की अगर बात करें तो ये जिस हिसाब से यहाँ जनसंख्या के बाद बहुत ऊपर चीजें चलती है। सरकार से ज्यादा राशन किसी ने बांटा हो आज तक सरकार ने बांटा, तो आप बताइए क्या महंगाई भैया कांग्रेस के पास सबसे ज्यादा राशन यूपी सरकार ने बांटा है। जितने भी गरीब लोग हैं, जितने भी श्रमिक हमारे कोरोना काल में लौटे हैं, कोरोना काल में जितने भी हमारे श्रमिक लौटे थे, सब आज तक अनाज दे रही है। पार्टी से पूछिए ना आप जो लोग दिल्ली सब फ्री करती और यूपी सरकार ने 24 घंटे क्या कहते हैं बिजली, आज भी शहरों में 24 और बिजली की बात कर रहे थे, 24 घंटा भारतीय सरकार बहुत बड़ा आम जनता का रोजगार के भी सरकार ने किया। यूपी सरकार ने रोजगार के लिए डिजिटल इंडिया लाई, स्टार्टअप इंडिया लाई। लोगों को नौकरी के लिए पहले वो सिखा रही है कि कैसे काम किया जाता है ताकि वो अपना रोजगार पा सके। आज तक जो दूसरी सरकारें आती थी वो बेरोजगारी भत्ता देती थी, हमारी सरकार भत्ता नहीं दे रही, रोजगार सिखा रही है। और लोगों का आरोप है, सिलेंडर 400 का था 1000 का हो गया, तेल 70 रुपए का था 200 रुपए लीटर बिक रहा है, पेट्रोल 100 रुपए लीटर। जनता का आरोप नहीं, बहुत बड़ा फेलियर है। आप क्या कहते हैं, अगर अपनी जीडीपी देखेंगे तो महंगाई दर घटी है। आप जीडीपी देखिए, मुझे इसमें क्या कहना है, अल्टरनेट सोर्स। देखिए एक चीज होती है, मैं आपको बता, शांत कराते तो मैं बोलता हूँ। देखिए सबसे बड़ा मुद्दा होता है, चाहे ऑयल हो चाहे गैस हो, ये हम विदेश से निर्यात करते हैं। अब इस पर मगर एक चीज और बताता हूँ कि जिस तरह से हमारे यहाँ अल्टरनेट रिसोर्स पे भी केंद्रीय सरकार इथेनॉल पे बात कर रही है, पीएनजी लाइंस का संचालन किया जा रहा है। जितने आप यहाँ पे जाएंगे, जितने अपार्टमेंट्स उसमें आ चुकी है। और आखिरी में मैं, क्योंकि भाई ने एक शेर सुनाया था तो मैं बता दूं, अब की बार होगा चमत्कार, भाजपा जीतेगी प्रदेश में 3.5 बार। मैं आम जनता से पूछना चाहूंगा,
वर्तमान में बीजेपी सरकार किए हुए वादों पर कितना खरी उतरी है? आम जनता से, मैं आम जनता से पूछना चाहूंगा वर्तमान अब की बार ऐसा कौन सा काला जादू थी काया भी जनता पे छोड़ोगे? 5 साल में क्यों न करा? 7 में क्यों न करा? अरे बीजेपी सरकार वादों पर कितना भाई साहब मैं कह रहा हूँ नेता की क्यों पूछ रहा हूँ, आम जनता की पूछो ना। अब मैं खुद एक बिजनेसमैन हूँ, झूठ बोलने में झूठ के सिवा कुछ नहीं। सरकार वर्तमान में वादों पर कितना खरी उतरी है? पिछले झूठ है, बिल्कुल झूठ है, झूठ बिल्कुल झूठ है। बीजेपी ने बहुत मजा कर रहा था कितना, बीजेपी आएगी बार। हाँ काम अच्छा हो रहा है, काम किए बहुत बढ़िया काम करा, बहुत क्या बीजेपी आई, योगी ने बहुत बढ़िया काम कर रहा था। क्या ये कौन उसका चुनावी मुद्दे कौन से रहे? चुनाव में विकास बहुत बढ़िया हो रहा है। इन्हें पता समोसे वाले लड़का है विकास सरकार ने। हाँ जी, स्कूल बंद करा दिए, बच्चे अशिक्षित कर दिए, 1 मिनट, बच्चे अशिक्षित कर दिए, स्कूल बंद करवा दिए, सामाजिक व्यवस्था खराब करा दी, जातिवाद फैला दिया। 1 मिनट जी, जातिवाद फैला दिया। हिंदू के पहले हिंदू नहीं थे, आज हिंदू कैसे हो गए? दलितों के यहाँ तो खाना खाने जा रहे हैं ना। जुमला है, दिखावा है, सब दिखावा है। हमें इस तरीके से दिखावा नहीं करना है, नहीं करेंगे। हमें चाहिए काम, सीधी बात है। सरकार फ्री राशन बांट रही है, क्यों बांट रही है? हमें फ्री राशन नहीं चाहिए, हमें काम चाहिए। सरकार हमें आप बढ़िया सूट बूट पहने खड़े हो, आपको राशन क्यों चाहिए होगा? उस परिवार की बात। और इन्होंने कहा स्कूल बंद करा दिए कोरोना काल में, क्या बच्चों को स्कूल में नहीं चाहिए था? कैसी भूल बातें करते हैं। कह रहे हैं काल में एक आम आदमी को सूट बूट पहनने का अधिकार है नहीं, मगर उसको गरीब को क्या मिलना चाहिए, क्या नहीं मिलना चाहिए, इसका वो नहीं कर सकते हैं। गरीब को क्या मिलना चाहिए, क्या नहीं। आम जनता क्या सूट बूट नहीं पहन सकती? बिल्कुल पहन सकते। मेरा कहना ये है, सूट बूट पे तो राशन की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं कह रहा हूँ जो सक्षम है, ये वही लोग हैं ठीक है, जो कि सस्ता का जियो का इंटरनेट चलाते हैं, जन औषधि केंद्र से सस्ती दवाइयां टीके लेते हैं, फ्री की वैक्सीनेशन टीके लेते हैं, डबल टीके राशन टीके लेते हैं, और बाद में टीके जो है समाजवादी टीके पार्टी को सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे टीके लोग हैं। मेरे मित्र शायद भूल गए, इनके पिताजी, इनके दादा के कंधे पे जो चवन्नी का निशान है ना, वो बीजेपी की देन नहीं थी। इससे पहले भी महामारी देश में आई है, अकेले बीजेपी के शासनकाल में महामारी नहीं आई है। और मैं अपने मित्र को सही कर दूं, जिस ये राशन की बात कर रहे हैं, उस राशन पर 5 किलो गेहूं में 120 रुपए का बीजेपी का प्रचार हो रहा है, बीजेपी का बैनर हो रहा है उसमें। जिस चवन्नी के निशान टीका आया है, साल भर के अंदर टीका नहीं आया था। लाखों मर गए तब भी पहले भी आई नहीं, पहले आए, इस समय 20 करोड़ थी, आज 125 करोड़। पर्पस में मैं आम जनता से पूछना चाहूंगा, इस पर्पस में जैसा कि इन्होंने बताया भी स्कूल बंद हुए हैं, ये हमारे देश में नहीं था, हर देश में था। और कोरोना काल में कौन जाएगा स्कूल में, ये बताइए? बच्चों को कोई मारने भेजेगा? स्कूल में? बच्चे को कोई मारने नहीं भेजेगा ना, बच्चों को कोई मारने नहीं भेजेगा। कब खुले? जब कोरोना का लॉकडाउन लगा होगा, प्रॉपर लॉकडाउन। 100 बातों की एक बात, परिवर्तन होना है, परिवर्तन होना है। क्योंकि किसकी सरकार है? फिर की परिवर्तन होगा, पिछली बार से ज्यादा सीट जाएगी, ये परिवर्तन होगा। जितने भी मुस्लिम पीछे बन गए थे ना, अभी जनियों पहन रहे और मंदिर घूम रहे, ये परिवर्तन होगा। स्कूल खुला जाता है, मथुरा में परिवर्तन होगा, सारा परिवर्तन होगा। वो पहले से गठबंधन करा। देखो 5 साल ये देखी, 5 साल सुनो, अभी भाजपा दलितों के मसीहा है। नहीं, मैं क्यों अरे भाई सुनो मेरी बात। 5 साल बीजेपी देखी, 5 साल सपा देखी, 5 साल बीएसपी देखी। बिजनेसमैन क्या भाई हूं। रणनीति है आपकी? क्या किस रणनीति से? भाई आपको तो अपने सरकार परिवार अगर के चेंज हो, सरकार अगर यही लाती तो और भी गड्ढे में चले जाएंगे। बात ये है कि अभी बीजेपी देख ली, इससे पहले सपा देख ली, उससे पहले बीएसपी देख ली। बात यह है कि अभी परिवर्तन करना है। बात यह है कि मैं खुद, मेरा टेंट का काम है, ठीक, मेरे साथ में 100 आदमी जुड़े होते हैं, ठीक, परिवर्तन करना है, क्योंकि हमारे ठप हो गए बिजनेस, सब नीचे आ गए। कोई अगर सपा सरकार इतनी समाजवादी सरकार का इतना अच्छा कार्यकाल था, तो 2017 में जनता ने क्यों नकार दिया? मोदी के नाम पे झूठ बोल के 2 करोड़ नौकरी, ये झूठ मैंने दिया खुद। क्यों नहीं दिया? भाई खड़ा मेरा ये ना,
मैंने दिया 2 करोड़ नोट फिर से देंगे। कौन ये भूल जाए तो फिर से देंगे। अब की बार ले लेना बाबा जी का ठुल्लू लेंगे अब की बार। 2017 में जनता ने क्यों समाजवादी क्यों 2 करोड़ नौकरी 15 लाख कौन देगा? मैं आपको कह दूं कि 20 लाख रुपए दूं। जी आप आपसे भी पूछ मैं अपने मित्र को सही कर दूं कि योगी जी को भेजने की जरूरत नहीं है, बीजेपी ने स्वयं उन्हें मठ में भेजने का काम कर दिया है। जी उन्हें तो योगी ने आगे इतना अखिलेश यादव जी कहाँ गए हैं? फिर वो तो अपने घर भी नहीं जा पाए, घर के बाहर वाले गाँव में भेज दिए गए हैं। देखिए मैं अपने सभी मित्रों को आश्वस्त कर दूं, बहन जी प्रत्येक सीट पर है और बहन जी अगर जो चुनाव मैदान में आ जाएंगी, प्रत्येक कार्यकर्ता बीएसपी का उस सीट पे चला जाएगा। बहन जी पहले ऐसा नहीं है कि बहन जी सदैव जो चुनाव लड़ती आई हैं, और आपको मैं बता दूं कि बहन जी सब सीटों पे प्रत्याशी हमारी। बड़ा आरोप है आप पर। देखिए मैं आरोप है। आप विनय जी मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये बात बता दूं, आप सब भी जानते हैं अगर जो बहन जी स्वयं प्रत्याशी बन जाएंगी, बीएसपी का एक एक कार्यकर्ता उस सीट पे चला जाएगा, जो चुनाव का समीकरण बिगड़ जाएगा। बहन जी इस गृह जनपद से आती है, हमारा एक एक वोटर बहन जी का सम्मान करता है, बीएसपी के साथ है। पूर्व में भी एनसीआर की सारी सीटें बीएसपी जीत के आई थी, इस बार भी सारी सीटें जीतकर बहन जी को मुख्यमंत्री 5 बार बनेगा। एक क्वेश्चन मेरा, आप आईटी सेल में कितना पैसा खर्च करते हैं? देखिए आप कैसे चुनाव प्रसार करेंगे, क्योंकि कोरोना काल में तो रैलियां बंद हैं, रैलियां आप कर नहीं सकते हो, सोशल मीडिया कैंपिंग के माध्यम से आपसे कैसे प्रचार करेंगे? आपको मैं एक बड़ी अच्छी बात बता दूं, हमारे पास हमारा हर गांव हर बूथ पे कार्यकर्ता है। बहन जी ने प्रत्येक बूथ पे अपना अपना कार्यकर्ता बनाया हुआ है। हमें सोशल मीडिया और मुझे आपको भी जानकारी है, कोई बड़ी मीडिया हमको नहीं दिखा रही है। ये तो आप जैसे छोटे मीडिया जो काम कर रहे हैं, धन्यवाद देना चाहता हूं जो बीएसपी की बात कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं बीएसपी का एक एक कार्यकर्ता एक एक बूथ पर है, जो बहन जी की आवाज जनता के बीच में लेके जाएगा। देखिए सोशल मीडिया की जहाँ तक बात रही तो हम थोड़े तथ्यों पे बात करते हैं, तथ्यों की बात की जाए। चुनाव आयोग ने कुछ सोच के सोशल मीडिया बोला, हर का कार्यकर्ता बूथ पे होता है, ऐसे बात नहीं है। मेरा ये कहना है साफ सीधा, हमारा भारतीय जनता पार्टी का आप प्रदेश राष्ट्र से लेके जिले के बाद बूथ तक के आप सोशल मीडिया हैंडल्स जो एक्टिव देख सकते हैं। उसके बाद मायावती जी का अकेला हैंडल है, समाजवादी पार्टी भीड़ बुला के कहते हैं यही तो वर्चुअल था, ठीक है। और सुनिए सबसे बड़ा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको, यहाँ कांग्रेस की प्रत्याशी है पंखुड़ी पाठक जी, इनका आरोप है पैसे लगाने। हाँ ये लीजिए पहले, पंखुड़ी पाठक जी इनकी प्रत्याशी है। आप डिजिटल चैनल है, आप जाइएगा, आपको उनके पेड प्रमोशंस दिखेंगे, स्पॉन्सर्ड लिखे हुए, नहीं तो मैं भेज दूंगा। ये नौबत है, उनको पैसे दे के अपना पोस्ट स्पॉन्सर कराना पड़ रहा है, क्योंकि लोग उनके उस पर आ ही नहीं रहे, उससे जुड़े हुए नहीं है। ये तो मैं आपको डेटा की बात बता रहा हूँ। और चुनाव आयोग ने यदि लगाया है कि वर्चुअल होना। एक क्वेश्चन और करना हूँ, लगातार विधायक आप बीजेपी छोड़ करके सपा ज्वाइन कर रहे हैं, उनको किस बात का डर है? देखिए विधायक छोड़ के सपा ज्वाइन कर रहे हैं, उससे ज्यादा सपा छोड़ के विधायक इसमें भाजपा में आ चुके हैं। यहाँ तक जो हमारे प्रतिद्वंदी हैं समाजवादी पार्टी के, उनकी बहू जब हमारे यहाँ आ गई, उससे बड़ा उत्तर किसी को नहीं देना है। मुलायम सिंह यादव जी खुद बोलते हैं कि भैया आप ही सरकार बनाओगे, समझी आ गए। और सुनिए बहन जी तो सदन से भी गायब थी, जमीन से भी गायब है, और लोगों के दिलों से भी गायब हो चुके हैं। सिर्फ उन्होंने हाथी बनवाए, सरकार मिली थी ना, हाथी बनवाए, अपनी मूर्ति बनवाई, ठीक है। ये क्या था उन्होंने, ये तो था, यहाँ नहीं आती थी। चलिए मैं अपने मित्र को जवाब दे दूं, जिस नोएडा में ये खड़े हैं, जो 100 विंडो कहलाया जाता है उत्तर प्रदेश का, वो परमादरणीय बहन कुमारी मायावती का जिला है, और 100 विंडो बहन जी के कारण कहलाता है। मेरे मित्र को शायद पता है। और मैं अपने मित्र को बता दूं, इस जिले के अंदर बहन जी ने, जिस जिले में ये खड़े हैं, पंचशील बालक इंटर कॉलेज, पंचशील बालिका इंटर कॉलेज, यमुना एक्सप्रेसवे, आगरा एक्सप्रेसवे, और आपको मान्यवर काशीराम साहब के नाम से हॉस्पिटल बनाने का काम, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी बनाने का बहन जी ने काम किया है। मेरे मित्र को शायद जानकारी नहीं है, इस जिले के अंदर लंबे समय से बीजेपी विधायक, पूरे नोएडा में सबसे ज्यादा आबादी रहती है, लेकिन एकमात्र डिग्री कॉलेज आज तक विधायक और सांसद ने कभी संसद और विधानसभा में खड़े होकर ये नहीं बोला कि हमारे यहाँ एक और डिग्री कॉलेज खुलना चाहिए। इस पर मैं आप जनता की राय चाहूंगा। बीएसपी सरकार में और इस शिक्षा व्यवस्था या महिला सशक्तिकरण, शिक्षा व्यवस्था या महिला सशक्तिकरण या बेरोजगारी, ये किस कदर थी बीजेपी की? बीएसपी सरकार में नहीं, बीजेपी ने तो सबसे ज्यादा चौपट कर दिया। बीएसपी सरकार में तो बेरोजगारी आई नहीं। शिक्षा व्यवस्था कैसी थी? शिक्षा व्यवस्था अच्छी थी। आम जनता ये बताओ क्या 10 साल पहले सब बीएसपी सरकार में खुली लूट थी, डकैती थी, जो जमीन इंडस्ट्रियल के लिए थी वो जो है रेजिडेंशियल के लिए बनाई दी गई, सारा पैसा लूट के। भैया की बात का इधर बात है, तो जिस दिन योगी ने शपथ ली थी, सैमसंग को रोड बेच दिया था फेज 2 के अंदर,
जो आज भी बंद है वो। यही बहुत बड़ी बात है, सैमसंग को रोड बजी जाता है। सुन लीजिए, हाँ, बीएसपी सरकार बीएसपी सरकार में शिक्षा व्यवस्था कैसी थी? बीएसपी सरकार में शिक्षा चिकित्सा जमीनी स्तर पे बहन जी ने काम किया है। और जैसे कि बीजेपी सरकार में जितना भ्रष्टाचार फैला है, जनता सुखी नहीं है। बहन बेटी महिला सशक्तिकरण बीएसपी सरकार में कैसा था? बहुत अच्छा था बीएसपी में। बीजेपी सरकार में बीजेपी सरकार में जनता सुरक्षित नहीं है, बहन बेटियों की रक्षा नहीं है, हिल्ला नहीं है, रोजगार नहीं है। जनता बहुत ज्यादा परेशान है। जनता आज समझ चुकी है बीजेपी सरकार की चाल को, क्योंकि ये सिर्फ राजनीति करती है, सिर्फ काम बिल्कुल भी नहीं करती। जनता पीछे बीएसपी सरकार में शिक्षा सरकार सबसे बढ़िया सरकार रही है और विकास कार्य है सबसे ज्यादा ना पूरे उत्तर प्रदेश के। योगी के ताव भी आ रहा है ना, वो भी ना कर रहे तो विकास। इस बार चुनावी मुद्दे के साथ है सब दलित, बहन मायावती के साथ है ना, विकास बहन जी करती है। जी कुछ भी हो लहर अखिलेश की है, बहन जी ने दी है। उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा शिक्षा बहन जी ने दी है। स्कूल, इंटर कॉलेज सब ज्यादा बहन जी ने दिए हैं। बिल्कुल नोएडा बसाना बहन मायावती जी का काम है। हर पूरे देश को प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी तो खाना खाने जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ देखता है भाई, तब तक लुट रहा दलितों की बेटियों की। अगर योगी जी दलितों के यहाँ इस बार चुनावी मुद्दा क्या होगा? अगर योगी जी दलितों के यहाँ खाना खाने जा रहे हैं तो वो बाजार से पत्तल क्यों मंगा रहे हैं? उनकी घर की थालियों में खाना क्यों नहीं खा रहे हैं? अगर आप क्या खाना खाने आ रहे हैं? क्यों 5 सालों के बीच में चुनाव के टाइम पे आजाद भी तो आपके खाना याद आता है? चंद्रशेखर आजाद भी तो भैया मायावती पहले देखिए, बीएसपी सरकार वो जमीनी स्तर से काम करती है, जो कि आज तक बीजेपी सरकार ने कोई कार्य किया ही नहीं है। अगर किसी दलित के लिए या किसी SC ST OBC माइनॉरिटी को बना करके अगर काम किया है तो बीएसपी सरकार ने किया है, बीजेपी सरकार ने बिल्कुल नहीं किया है। जुमलेबाजी दिखाई है, जातिवाद मिलाई है। मैं मेरे मित्र खड़े हैं, आज ये आश्वस्त करके जाएं, नोएडा के अंदर पंचायत चुनाव नहीं है। इन्होंने वादा किया था, मैं आपको न्यूज़पेपर की कटिंग भेज दूंगा। मेरे मित्र खड़े हैं, क्या ये पंचायत चुनाव बहाल कराएंगे? 5 साल में तो हुआ नहीं, सिर्फ वादा किया था। क्या ये बहाल कराने का काम करेंगे? मैं इस पे सबसे बड़ी बात ये बोल रहा हूँ, दो जिसमें मैं आपको बता देता हूँ, जानकारी देता हूँ। मुद्दा है, मैं दोनों मुद्दे पे बोल रहा हूँ। इन्होंने बोला सैमसंग को जमीन दे दी, भैया रोजगार कहाँ से आएगा? रोजगार चाहिए तो जमीन पे इंडस्ट्री। मैं सब बता रहा हूँ, बोलने देंगे। चलिए, दूसरी बात, आरोप है बीजेपी पे, एक आरोप प्राइवेटाइजेशन करने का सबसे बड़ा आरोप। देखिए, प्राइवेटाइजेशन जिसे आप बोल रहे हैं, जो वेंडिंग जोन बने हैं, क्या सड़क पे इंक्रोचमेंट करना सही है या उनको यथार्थत लाइसेंस बना के पर्टिकुलर जगह दे देना सही है? पहली चीज, माध्यम तो आरोप है, रोजगार के माध्यम तो पैदा किए हैं, लेकिन वो बेचे जा रहे हैं। अभी जेवर एयरपोर्ट बनाया है, क्या उसे भी बेचने के प्लान है? देखिए, कुछ बेचा नहीं जा रहा। आप दिल्ली एयरपोर्ट स्वयं देखते हैं, सबका संचालन अथॉरिटीज के ही हाथ में। क्या जो ये पार्किंग चलती है, ये क्या पहले क्या हमारे हाथ में रहती थी या सरकार चलाती थी? दूसरा मुद्दा मैं जो इन्होंने बोला, सबसे बड़ी बात बोलूंगा, पहले कितने मेडिकल कॉलेज थे, आज कितने हैं? कोरोना का हॉस्पिटल यहाँ तैयार था हमारा। दिल्ली में भी अगर आया समस्या कोरोना के, तो भारतीय जनता पार्टी मैं प्राइवेटाइजेशन पर भी क्वेश्चन करना चाहूंगा आम जनता से। ईवीएम हमारी, प्राइवेटाइजेशन से आम जनता कितना मैं कहा ईवीएम हमारी, न्यूज हमारी। देखिए, ऐसा है, आज नोएडा में हमारी बहन बेटी रात को 2 बजे भी बाहर निकल सकती है, सुरक्षा का माहौल है। ये आज से पहले ना हुआ था। जितनी में भी था, वो बीएसपी में भी था। कंपनियां आज नोएडा में आ गई, उतनी कंपनियां कभी नोएडा में उतर के ना आई थी। नहीं, बेरोजगारी और महंगाई क्या है? किस कदर कंपनी कितनी भी आ गई, रोजगार फिर भी नहीं है। आप एक बात पूछना चाहते हैं बीएसपी और समाजवादी के लोगों से कि बहन जी, अभी कोविड में महामारी में तब तो कोई बसपा का कार्यकर्ता नहीं दिखा। बीजेपी का कौन सा आया था? बीजेपी कार्यकर्ता सेवा किया, बता दीजिए जरा, आप बता दीजिए। जनता की बात सुनिए। ऐसे तो हम भी गवाए, हमारे चंद्रशेखर जी दुनिया भर में घूमे, इसका क्या मतलब है? हम सब समाज के साथ खड़े हैं, हमारे राजकुमार जी भी बहुत हमारे समाज के साथ। मैं जवाब दे रहा हूं।
मेरे मित्र भाजपा के जितने भी है, मैं सबसे सिर्फ 4 चीज पूछना चाहता हूँ। दिल्ली के अंदर भाजपा विपक्ष में बताइए कौन सा नेता था जो रोड पे था? राजस्थान के अंदर भाजपा विपक्ष में बताइए कौन सा नेता रोड पे था? क्या नाम है, मध्य प्रदेश में भाजपा विपक्ष में थी, बताइए कौन सा नेता रोड पर था? और जितनी जगह भाजपा विपक्ष में थी मुझे बता दे कौन सा मित्र मेरा भाजपा नेता रोड पर था। और मैं आपको करेक्ट कर दूं, मेरे भाई ने अभी जवाब नहीं दिया। मैं लोकल व्यक्ति हूं यहाँ का। मुझे बताए पंचायत चुनाव बीजेपी बहाल कराएगी या नहीं कराएगी? और मैं आपको बता दूं, यहाँ की नौकरियों, यहाँ की जितनी भी कंपनियां, सब में बोर्ड लगा हुआ है, लोकल लोगों की एंट्री नहीं है। मेरे मित्र अगर जो नोएडा से लोगों का दर्द जाने ना, यहाँ पर रोजगार देने का काम के लिए बार बार हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लोकल लोगों को रोजगार देने का काम नहीं हो रहा। उसमें प्राधिकरण ने वादा किया था हमसे जमीन लेते समय कि 10% आरक्षण देंगे लोकल लोगों को। एक भी लोकल लोगों को आरक्षण देने, नौकरी देने का काम नहीं हो रहा। किसान लगातार 11 महीने सड़कों पर बैठे रहे, गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे गए। योगी आदित्यनाथ सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, ये केंद्र सरकार कितनी बार मुलाकात करने गई है अगर रोड पे थे तो? देखिए, मैं सभी चीज़ों का जवाब दूंगा। भाई साहब ने जो बोला पहले पर उस पर बोलूंगा कि कौन कहाँ था। अगर मैं उत्तर प्रदेश, सुनिए, अगर उत्तर प्रदेश और नोएडा की बात कर लूँ, क्योंकि हम नोएडा में खड़े हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने माननीय विधायक और सांसद जी के नेतृत्व में लगातार जितने दिन लॉकडाउन रहा है, अभी लॉकडाउन 2 तक रेगुलर कम्युनिटी किचन चला है, जिससे भोजन देने का कार्य किया गया है। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में पूछ लीजिए, एक जने से पूछ लीजिए। विपक्ष में भारतीय जनता, सुनिए, एक जने पूछ लीजिए, नेता का नाम मुझे सुनिए। सब जगह ऐसे कार्य हुए हैं, भाई साहब को टीवी खोल के देखना पड़ेगा। दूसरी चीज मैं बोलना चाहूंगा, जो इसका अगला सवाल ये जो कह रहे थे कि आप जो इसके कितने राउंड बातें हुई हैं, भाई साहब 12 से 13 राउंड तो जो पैनल बनाया गया तो उससे चर्चा हुई थी। मगर जब दिखे 5% किसान भी, हमारे लिए 1% किसान भी वो है जो मूल्यवान है, जो हमारे लिए वैल्यू रखता है। 5% भी अगर नहीं राजी थे तो उस बिल को वापस लेने का ये दिखाता है कि हमारे अंदर कितनी उस चीज को लेके सिंसियरिटी, या आप कह सकते हैं कितने हम उसमें संतुलित हैं। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा था। मेरे मित्र जी का बड़ा आरोप है 700 किसान मरने के बाद ये बिल वापसी हुआ है, बड़ा आरोप है। देखिए, जब पैनल बना था उस समय भी बताया गया था कि सब लोग, जो पैनल बना है, आपकी तरफ से भी प्रतिनिधि मंडल है, हमारी तरफ से भी है, वो लोग चर्चा करें। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जो भी किसानों की उसमें डेथ हुई, मगर हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि 26 जनवरी या 15 अगस्त को क्या हुआ था। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए एक व्यक्ति का कान काट के किस तरह से लटकाया गया था। हमें, अगर हम इधर की बात करते हैं तो हमें हर मुद्दे की बात करनी चाहिए। महिला का जो दुष्कर्म हुआ था उस पर भी हमें बात करनी चाहिए। हम सेलेक्टिव नहीं हो सकते कि 700 किसान मरे थे, उसका दुख है, हम कभी उसका खंडन नहीं करते, बट उस महिला के लिए भी दुख है जिसका बलात्कार हुआ था उसी कैंप में, उस व्यक्ति के लिए भी करते हैं जिसका कान काटा गया था, उसके लिए भी करते हैं जो मारा गया था। और संवेदनता है, इसीलिए 5% कन्विंस नहीं होने के बावजूद इसको हटाया गया। आम जनता से भी पूछना चाहूंगा, आम जनता से किसान, बीजेपी सरकार, वर्तमान बीजेपी सरकार में किसानों के 700 लोगों की शहादत हुई, उस पर आपकी क्या राय है? बहुत बुरा हुआ, नहीं होना चाहिए था। सरकार को आकर के उनसे वार्तालाप करनी चाहिए थी। एक बार भी उन्होंने वार्तालाप करने की कोशिश नहीं की। हमारी राय देखिए, सबसे पहले तो हमारा देश, सर्वप्रथम सबसे पहले हमारा देश 75% किसानों का देश है। पहले तो बीजेपी सरकार को ऐसा कानून लाना नहीं चाहिए था जिससे कि हमारे देश के किसानों को क्षति पहुंचे, या इतने परसेंट किसानों की मौत। कहीं ना कहीं इस बिल से भी आप बिल्कुल आम जनता इस बिल से भी। पहले मैं एक आम नागरिक होने के नाते मैं एक किसान का बेटा हूँ। मैं एक्चुअली बिहार का रहने वाला हूँ, लेकिन मैं कई वर्षों से, पिछले 10 सालों से मैं नोएडा में एंटर किया हुआ हूँ। बीजेपी की सरकार ने सबसे पहले तो किसान बिल लाके किसानों के ऊपर वो रेड मारी कि उनकी जो हत्याएं हुई वो अलग, प्लस ये धरना प्रदर्शन इतने दिन तक लटकते रहे, 13 महीने सबसे लंबा आंदोलन चला। और इस सरकार में शिक्षा के ऊपर कोई ध्यान नहीं देते हैं। आम जनता बोल रहा हूँ, ना तो कभी भी जितने भी मंत्री हैं, स्कूल कॉलेज, कभी भी ना तो शिक्षा के ऊपर डिबेट होता है, कोई भी न्यूज चैनल वाले ना तो शिक्षा के ऊपर डिबेट कराते हैं, ना स्वास्थ्य के ऊपर डिबेट कराते हैं, ना रोजगार के ऊपर डिबेट कराते हैं। आज हमारे देश में सबसे पहले इतने युवा बेरोजगार है, ये कारण कुछ भी नहीं सोचा जा रहा है। 1% भी नहीं सोचा जा रहा है, 1% भी। और आज आने वाली स्थिति हमारी युवाओं को सोचना चाहिए कि हमें किसकी सरकार बनाना है, चाहे सरकार किसी की बने, लेकिन यहाँ के युवाओं को रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए और एक अच्छी सिक्योरिटी की व्यवस्था चाहिए। बहुत धन्यवाद। लास्ट वर्ड, हाँ बोलिए। देखिए, मैंने पहले भी बोला था
मैं दोबारा बोल रहा हूँ, पहले तो 3 काले कानून क्या थे वो एक तो वही बता दें, वो नहीं बता पाएंगे। दूसरी बात, मैंने पहले बोला था फिर बोल रहा हूँ, 10 मार्च को हम और आप दोबारा मिलेंगे, यहाँ आइएगा। मैं आपको माननीय पंकज सिंह जी की रिकॉर्ड जीत की मिठाई खिलाऊंगा। मैं पुनः रिपीट करूंगा, सवाल आप कितनों से कुछ कर ले, मैं बोल रहा हूँ योगी जी को फिर बैठा देंगे। योगी जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। मैं अपने मित्र को बता दूं, अगर जो जानकारी में आया है तो ठीक है, इसे दुरुस्त कर लें। इनके सांसद प्रतिनिधि संजय बाली ऑन रिकॉर्ड कैमरा पे बोलते हैं कि गांव के क्षेत्रीय लोगों को कपड़े पहनने हमने सिखाए, भीख मांगने हमसे आते हैं, अब तक उनसे इन्होंने माफी नहीं मंगवाई। किस पंकज सिंह को जिताने की बात कर रहे हैं? जो लोकल लोगों की खुले मुंह पे बेइज्जती कराते हैं, उनका टिकट भरने पंकज सिंह जाते हैं। हेलीकॉप्टर प्रत्याशी हैं। और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ 10 मार्च 2000 को बहन जी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है और बहन जी पुनः 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेगी। अच्छा, उत्तर प्रदेश दोबारा बहन जी को अब 5वीं बार बहन जी पुनः मुख्यमंत्री बनने जा रही है। और मैं बिल्कुल लाएंगे जी, हमारी राय ये है कि बिल्कुल लाना चाहिए। कानून व्यवस्था बेहतर है उनके से लिए, व्यवस्था स्कूल व्यवस्था सबसे बेहतर है, लोगों का सम्मान है। और सुनो, ये सीट में एक सवाल है मेरा भाजपा के प्रतिनिधि से। आप भाजपा के प्रतिनिधि यहाँ बैठे हैं, आप इनसे ये पूछिए कि 5 सालों में क्या पंकज सिंह जी को एक बार भी ये नहीं लगा कि नोएडा रहने लायक जगह है? क्या आज पंकज सिंह जी के पास यहाँ पे उनका कोई अस्थाई पता है? क्या पंकज सिंह जी का कोई भी मोबाइल नंबर है? ऐसा बंद कर दिया? नहीं, बंद तो हो ही जाती है जब भी सवाल भाजपा से होते हैं, कैमरा बंद हो जाता है। जब भी सवाल भाजपा से होती है कैमरे बंद ही हो जाते हैं। नहीं, आप कैमरा चल रहा है, कैमरा। लेकिन मुझे ये बताइए कि क्या पंकज सिंह जी 5 साल में ये नहीं समझ सके कि अब उनका ये क्षेत्र है तो यहाँ पे रहने के लिए कम से कम एक अपना अस्थाई पता बना लें? आज तक उनका अस्थाई पता लखनऊ का ही है। भैया मुझे ये बता दें कि उनका कौन सा मोबाइल नंबर है जो जनता के पास अवेलेबल है, जिसे भूपेंद्र जी और अनिल जी के अलावा कोई और रिसीव कर लेता हो, पंकज जी रिसीव कर लेते हो। भैया मुझे ये बता दें कि पंकज सिंह जी कब किस गांव में किस समय पहुंचे। भैया मुझे ये बता दें कि पिछले 5 साल के अपने कार्यकाल में नोएडा के कितने मुद्दे उन्होंने प्रश्नकाल में उठाए सदन में। अगर ये मुझे इस बारे में जवाब दे दें, नहीं मैं तो कह रहा हूं आप मुद्दे उठा लें, आप इस बात का जवाब दे दे उन्होंने कितने मुद्दे उठाए, कितने प्रश्न पूछे, यही बता दे मुझे तो ये भी नहीं पता चलता। और दूसरी बात ये जो कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी आएंगे, भैया मैं तो ये पूछना चाहता हूँ ईवीएम फिर से सेट है क्या? ईवीएम सेट है क्या? बात है कैसे इतनी दावेदारी हो जाती है? अरे 5 साल बाद चुनाव है, देख लेंगे कौन आएगा कौन नहीं आएगा, इतना कैसे फिक्स कर लेते हो? ईवीएम सेट है क्या? इस बार किसे भेज रहे हैं? लखनऊ कर रखी है हमने। देखिए मैं नोएडा का निवासी हूँ, आपके माध्यम से मैं एक बात ये भी कहना चाहता हूँ कि नोएडा के लोगों को ये समझना पड़ेगा कि उन्हें अपना विधायक चुनना है, मुख्यमंत्री के लिए वोट देने नहीं जा रहे हैं। अपना अच्छा विधायक चुने। जिम्मेदारी हर मतदाता की अपने क्षेत्र के अच्छे विधायक को चुनने की होती है, अच्छा मुख्यमंत्री चुनने की नहीं होती है। फिर भी आप एक बार बता दीजिए कि लखनऊ इस बार किसे भेजना चाहते हैं? देखिए लखनऊ किससे मैं भेजना चाह रहा हूँ मैं ये नहीं बता सकता, लेकिन हाँ मैं एक बात बता देता हूँ, नोएडा से मैं कम से कम पंकज सिंह जी को नहीं भेजना चाह रहा, इतना मैं बता सकता हूँ, इतना मैं बता सकता हूँ। जिसे भी भेजना चाह रहे पंकज सिंह जी को नहीं भेजना चाह रहे। ये किसी को भेजना चाहे, सुनो, ये किसी को भेजना चाहे या ना भेजना है, इनकी मनमानी से कुछ नहीं है। हम कह रहे हैं, हम दावे से कह रहे हैं, ईवीएम हमारी और चैनल हमारा न्यूज, हम अपनी बीजेपी लाएंगे, बात खत्म। बने रहिए इक्वालिटी न्यूज के साथ। आप देख रहे थे चुनावी चौपाल, मैं विनय वर्मा, नमस्कार। समाजवादी पार्टी की सरकार 2022 में बनना तय है और हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो नेतृत्व है, जो चल रहा है, जो उनका आह्वान है कि 400+ सीट पाएंगे, 400 सीट इंशाल्लाह इस बार हम लोग पाएंगे। अगर देखा जाए तो इस समय भाजपा से बहुत सारे मंत्री और विधायक लगातार छोड़ के भागते जा रहे हैं। क्या यह आपदा में अवसर ढूंढने वाली बात नहीं है? ये अवसर ढूंढने वाली बात नहीं, सबको लग रहा है कि भाजपा सरकार फिर से कम 40 से 50 साल के लिए वनवास में जाने के लिए तैयार है। जिस तरह से भाजपा सरकार ने लोगों पर जितना अत्याचार किया है, चाहे जात के नाम पे, काम पे नाम पे या बात के नाम पे, जिस तरह उन्होंने ब्राह्मणों का किया, यादवों का किया, मुसलमानों का किया, दलितों का किया, सब तरह की जनता इनसे परेशान है और हर तरह के लोग, हर वर्ग के लोग इनसे चुन के बदला लेंगे। इसका नतीजा यही होगा कि आप देखेंगे भाजपा सरकार कम से कम 40 साल या 50 साल के वनवास के लिए जा रही है। जो लोग आप भाजपा के साथ मंत्रालय भी उन्होंने संभाला, 5 वर्षों तक शासन में भी बने रहे,
उनको छोड़ करके आपके साथ जा रहे हैं, तो क्या आपको छोड़ के नहीं जा सकते हैं वो? ये लोग अवसरवादी नहीं, ये लोग समाजवादी, और ये लोग समाजवादी में आए हुए जिन लोगों को ये लोग बुला के सत्ता में बनाए थे कि हम आप लोगों का आरक्षण देंगे, आरक्षण पे काम करेंगे, ये लोग दिए नहीं। ये लोग मौकापरस्त लोग हैं, धोखेबाज हैं। इन्होंने धोखा देकर लोगों को अपने पास मिला लिया कि आप आइए, हम आपका आरक्षण देंगे, आपका काम करेंगे, उन्होंने किया नहीं। अब इसलिए जितने भी नेता, जैसे आपने स्वामी प्रसाद मौर्य जी का कहा, ये धोखा खाए हुए लोग हैं और जले हुए लोग हैं। इसलिए उस पुरानी पार्टी में आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी में, जिसमें सर्व समाज का हित है। और समाजवादी पार्टी एक ऐसी चीज़ है जो हर वर्ग इनकी लड़ाई लड़ रही है और उनको मुंह की खानी पड़ेगी। यानी कि आप पूरे फुल कॉन्फिडेंस में हैं कि आप सरकार बना लेंगे? पूरे कॉन्फिडेंस में बहुमत की सरकार बनाएंगे और 400 सीट लाएंगे। देखिए जिस तरह से महंगाई बढ़ी हुई है, बेरोजगारी बढ़ी हुई है, लोग परेशान हैं, नौजवान परेशान हैं, बूढ़े लोग परेशान हैं, क्षेत्र की जितने भी जनता उत्तर प्रदेश की इनसे परेशान है। ये लोग सिर्फ दो ही चीज की बात करते हैं, हिंदू और मुस्लिम। माननीय मुख्यमंत्री जो कि सिर्फ एक जाति विशेष के मुख्यमंत्री नहीं है, पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके मुंह से 80 और 20 की बात हो रही है। ये सोचने वाली बात है। एक मुख्यमंत्री किसी एक जात का नहीं होता, पूरे प्रदेश का है। उनको सबको लेके चलना है। जब मंच भरी हुई मन से वो कह रहे हैं कि 80 और 20 की लड़ाई है, तो 80 और 20 उनको समझना चाहिए कि 20 ही वो लोग हैं, हम लोग 80 हैं। और इस बार उनको हम लोग सड़क पे भेजेंगे। यानी कहीं ना कहीं फिर से ये सांप्रदायिक कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं? कोशिश कर रहे हैं। जनता होशियार है और जनता पढ़ी लिखी है, और जनता इस बार पूरी तरह समझ गई है कि हमेशा यही खेलेंगे और खेलते रहेंगे। आज के डेट में महंगाई का युग है कि नहीं है जी? तो क्या कहेंगे आप, सरकार से क्या खुश हैं आप? सरकार से हम तो खुश नहीं हैं। आखिर क्यों नहीं खुश है? इसलिए कि जो मान लीजिए मैनेज 10,000 में हो पाता था, वो मैनेज 25,000 30,000 में किचन में हो रहा है। बेरोजगार बच्चे हैं, मान लीजिए बच्चों को आदमी पढ़ाया है, LT कराया है, डी फार्मा करा रहा है, बी फार्मा करा रहा है, उसका वांटे नहीं निकल रहा है संविदा पर, चाहे प्राइवेट में। यानी कि 10,000 प्राइवेट वाले दे रहे हैं, उससे 80,000 कमा रहे हैं, तब बच्चे को दे रहे हैं। तो वो जब घर पर आएगा तो उसकी बीवी क्या क्या चीज करेगी? अभी चाचा जी बोल रहे थे कि हमारे सरकार बहुत अच्छी है, हमारे खाते में 1,000 रुपये आ अरे भाई ये तो है कि सुनिए, ये तो है कि जैसे कुत्ता को हड्डी डाल दिया गया, उस पे 4 गरीब जूझ गए, नोच रहे हैं, उसी में पेट तो नहीं भर रहा है। तो जो सच्चाई है वो सच्चाई हम कहेंगे। सर मान लीजिए इससे पहले आप लोग क्यों नहीं आए? जब मोदी लहर था तो हम लोग तो यही देखना चाहते थे कि मोदी जी का लहर है, जैसे जो भी उठे उसको वोट दीजिए, इनको भी देख लिया जाए। तो मान लीजिए महिलाओं को गैस बांट दिए, उसके बाद में 1-1 हज़ार कर दिए। जिसका आदमी अगर जो 300 रुपया मजदूरी करता हो, जो मान लीजिए 80,000 मास्टर साहब बोले हैं, 80,000 90,000 पा रहे हैं, तो वो तो ठीक है जो भाई जो भी आ रहा है, मगर उससे काम कितना चलेगा? अगर जो मछैला गांव में चाहे किसी गांव में 10 परिवार है, 100 परिवार है, अगर जो एक आदमी को 10 आदमी को नौकरी दे, एक परिवार के, तो उसका जीवन अच्छा से गुजरेगा। ये रिफाइन बांटने से, ये नमक बांटने से, आज तो मान लीजिए हम लोग रिफाइन लेकर खा रहे हैं, ठीक, और जो 70 रुपया का रिफाइन है वो 150 में बेच रहे हैं लोग। तो सबके लिए होना चाहिए ना, एक आदमी के लिए तो होना नहीं चाहिए। तो आदमी को, गरीबों को भी देख ले, जहाँ क्या 1,000 का गैस भरवा लेंगे लोग? नहीं, उज्ज्वला योजना के तहत जिसको भी एक बार गैस मिला वो दोबारा नहीं भरवा पा रहा है, दोबारा नहीं। तो ये कहीं ना कहीं महंगाई का असर है। तो महंगाई का असर है ही है। तो क्या करेंगे? आपको तेल मिल ही जा रहा है, 5 किलो राशन मिल जा रहा है, तो आप लोगों का जीवन तो चल ही जाना चाहिए। हाँ, सरकार से हाँ, मान लीजिए तेल मिल जा रहा है, राशन मिल जा रहा है, ये खैरात है, ये सब खैरात है। जो टैक्स लेते हैं गवर्नमेंट, उसका खैरात बांटते हैं गरीबों को, पेट नहीं भरते हैं। ये सब खैरात हम लोग को नहीं चाहिए, पेट भरना चाहिए। मोदी जी की लहर थी, सरकार बहुत अच्छी थी। ये लोग, हम लोग मुसलमान हैं, सब लहर में वोट दिए, मगर अब जो है हर जगह भेदभाव, हिंदू मुसलमान क्यों हो रहा है? हम लोग वोट दिए तो हम लोग तो नहीं समझे कि हाँ मोदी जी हिंदू हैं। अब की बार किसकी सरकार बनेगी, क्योंकि जानना बहुत जरूरी है। पब्लिक डिसाइड करेगी कि ताज किसके सर पे होगा। आइए मैं बात करता हूँ, कुछ तो बताइए चाचा जी, कुछ 2 मिनट रुकिए। और भी कुछ लोगों से मैं बात करना चाहता हूँ, चाहता हूँ। क्या नाम आपका? राम सिंह जी, आप यहाँ क्या माहौल है इस बार? हमारा माहौल ठीक है। इस बार का मत लोग कहाँ डालना चाहते हैं? हम लोग डालेंगे, हम लोग मायावती को जिताएंगे।
क्यों जिताएंगे? कारण क्या है? कुछ तो विकास की कुछ चीजें दिखनी चाहिए। विकास बहुत है, विकास इस समय बहुत बढ़िया। मान चलिए इसके राज में तो देख ही रहा है ना, खाली तेल चाउर गेहूं दे करके सब भर मार रहे हैं सब। अरे भाई, आपके खाते में पैसा आ रहा है, फिर भी पैसा से मतलब नहीं, हम लोग कमाएंगे नहीं तो खाना मिल पाएगा? बताइए। पैसा तो मिल रहा है ना। पैसा कहाँ मिल रहा है? पैसा मिलने से कोई काम चल पाएगा? पैसे के लिए लोग हमारे खाते में तो अभी तक पैसा ही नहीं आया है। खाली चुतिया बना रहा है सब, खाते में पैसा आ रहा है, आ रहा है। चुतिया बनाने से काम चल पाएगा? इसके बाद कोई पूछने वाला नहीं है। इनका सरकार आपकी पर गिर जाएगी, देख लीजिएगा। और बात करते से बात करवाएंगे। चाचा जी, आप चुनाव तक ये बताइए, राशन जो देना था नवंबर तक हुआ था, जब चुनाव का आइलेंस हुआ तो क्यों मार्च तक किए? इसके पहले तो उनको देना चाहिए था, क्यों नहीं दिए? जितना भ्रष्टाचार इनके सरकार में बढ़ी है, किसी सरकार में बढ़ा था? बोलिए। जितना महंगाई, सुनिए, जितना महंगाई इनके सरकार में बढ़ी है, किसी सरकार में बढ़ा था? आप बता दीजिए। अच्छा, थोड़ा सा विकास के ऊपर बात करते हैं। विकास कुछ नहीं है हमारे यहाँ, कुछ नहीं विकास हुआ है। भाई, सड़कें आपकी कितनी सुंदर है। सड़कें इनके सरकार में थोड़ी बनी थी, आरपीएन सिंह के जमाने में था सड़क। मैं युवक से बात करते हैं। अरे हम यही आपका नाम जानना चाहते हैं। नौसाद नाम है मेरा। नौसाद, क्या है इस बार आपके क्षेत्र का माहौल? इस समय क्षेत्र का यह है कि मोदी जी ने पूरा देश को बेच दिया है। अब की बार समाजवादी की सरकार आएगी, और जो लोग बोलते हैं अंधभक्त, वो तो साफ है, उनका ब्रेन वॉश हो गया है। जो उन लोगों को कुछ समझ में आता होता है नहीं, कुछ भी बोलो, खाली हिंदू मुस्लिम। बाकी ये लोग अगर ऐसे ही रहेंगे तो खाने को दाना नहीं मिलेगा, और लोग भीख मांगेंगे कटोरा लेकर, जितने भी अंधभक्त अपने आप को बताते हैं। इसके पीछे समाजवादी पार्टी की सरकार थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 2017 में जो है समाजवादी पार्टी का सरकार? अरे देखिए, एक झूठ मूठ का एक माहौल बनाया गया था, लोग उसमें आ गए। लोग बड़े भोले होते हैं, जो पब्लिक होती है, अब सारे लोग समझ गए हैं। अब कोई भी कायम नहीं आएंगे, सब लोग समझ गए क्या सही है क्या गलत है। अब ये लोग को जैसे जुतियाया जा रहा है ना, पहले खेला हुआ था बंगाल में, अभी खदेड़ा होगा सब यहाँ पूरे यूपी से। मैं और भी कुछ चीज़ें मैं पूछना चाहता हूँ इनसे। आज छात्र को लेकर के बहुत ज़्यादा जो है नाराज़गी है, लेकिन क्या कुछ लोग बहुत ऐसे छात्र हैं जिनके अंदर ये हो रहा है कि इन्होंने बहुत बेहतर एजुकेशन दिया, तो शिक्षा को लेकर के आप जो सरकार क्या रणनीति बना रही है? नहीं, सरकार शिक्षा को लेकर तो वो लोग ये उनका ये मानना है, चाहना है कि लोग जन्मजात से ही अनपढ़ बन जाए, न पढ़ेंगे, ना कुछ मुद्दा उनके पास रहेगा, ना वो लोग किसी नौकरी रोजगार कुछ भी के लिए बोल ही नहीं पाएंगे। जब लड़का एजुकेटेड होगा तो सीधा बात है रोजगार के लिए और वगैरह वगैरह चीज़ों के लिए बोलेगा। तो वो लोग का यही मानना है कि सबको एकदम अनपढ़ बनाओ, गंवार बनाओ, और फ्री का खिलाओ और गुलामी कराओ, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद बस इसी पर लड़ाओ, और बाकी अपनी सरकार की रोटी सेको। आपसे पूछूंगा एक बात, उसका जवाब आप सही कि ऐसा क्या है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी सपा में ज्वाइन किए, यदि वो बसपा को छोड़ करके भाजपा में चले गए, तो क्या वो भाजपा को छोड़कर फिर सपा में चले गए? देखिए, तो सुनिए पहले, फिर अगर वो सपा छोड़ करके आगे किसी पार्टी में नहीं जा सकते? देखिए, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा। वो बड़े नेता, वो हमसे बहुत ज़्यादा सीनियर है, उनको जो समझ में आया वो उन्होंने किया। और भी बोलिए, क्या नाम है आपका? विजय कुमार गौतम। इस बार क्या माहौल है आपके यहाँ? माहौल पूरे देश और प्रदेश में जनता यही सोच रही है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी और योगी जी, देश मुख्यमंत्री और प्रदेश के और देश के योगी जी और मोदी जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा उन्होंने दिया है, आज पूरे प्रदेश में त्राही मचा हुआ है। हमारी बहन हो, आपकी बहन हो, हमारी बेटी हो, आपकी बेटी हो, अगर सुबह घर से निकल रही है विद्यालय के लिए, तो कोई भी गार्जियन हो, उसके दिल में और उसके शरीर में शंका बनी है, या डर बनी है कि हमारी बेटी सुबह गई है विद्यालय और शाम तक घर आएगी कि नहीं आएगी। तो उसके अंदर डर पैदा है कि हमारी बेटी किसी तरह से सुरक्षित है। आज पूरे देश में, पूरे देश और प्रदेश के अंदर छिनैती, लुटैती, बलात्कार, हत्या चरम सीमा पर है। इसलिए पूरे देश के लोग, प्रदेश और देश चट्टी चौराहे पर लोग यही सोच रहे हैं कि इस समय योगी जी की सरकार, प्रदेश की सरकार को हटा करके और देश की सरकार को हटा करके, मैं देश पर भी कह रहा हूं, और प्रदेश और देश की सरकार को हटा करके इस समय बहुजन समाज पार्टी की शासन को लाया जाए। इसलिए 2007 से लेकर 2012 तक बहन कुमारी मायावती जी की शासन रही है। उस शासन में 5 साल पूर्व बहुमत की सरकार में बेटी सुबह से विद्यालय जाती थी और शाम को अमन चमन से विद्यालय से लौटती थी। कहीं छिनैती, कहीं लूट, कहीं बलात्कार, इस तरह का माहौल नहीं था।
बोल रहे हैं कि किसान नाराज है, लेकिन किसान कहाँ नाराज है? किसान के खाते में डायरेक्टली पैसा आ रहा है, डायरेक्टली किसान के खाते में पैसा आ रहा है, तो फिर कैसे होगा? पुराना गन्ना मूल्य भुगतान नहीं हुआ है तो किसान नाराज रहेगा ही। मान लीजिए खाद का रेट बताइए, जो खाद 800 रुपये में मिला था इस समय 1200 रुपये में मिल रहा है खाद। बताइए 50 किलो की यूरिया आ रही थी 45 किलो में आ रहा है।